हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 4 में सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत ही समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन के बारे में चर्चा करूंगी कि सोशलाइजेशन किसे कहते हैं तथा इसके कितने प्रकार हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन, समाजीकरण। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि समाजीकरण है क्या, किसे कहते हैं समाजीकरण। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म के तुरंत बाद ही जो मानव शिशु न तो सामाजिक होता और न ही असामाजिक। जब वो पैदा होता है कोई भी बच्चा, तो वो न तो सामाजिक होता और न ही असामाजिक। उस समय वह केवल एक जैविक गुणों वाला एक जीवित प्राणी होता है जिसमें बायोलॉजिकल गुण पाए जाते हैं। धीरे धीरे जब वो समाज की विशेष संस्कृति में पलते हुए सामाजिक प्राणी बन जाता है, तब वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ क्या करता है, अंतःक्रिया, इंटरैक्शन करता है, जिससे उसमें नए नए अनुभवों की प्राप्ति होती है। और इन अनुभवों के फलस्वरूप बच्चा जो होता है सामाजिक परंपराओं, नियमों एवं उससे जुड़ी रूढ़िवादिता के अनुसार व्यवहार करना सीख जाता है। और समाज के नियमों को सीखने तथा उसके अनुसार व्यवहार करने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन, समाजीकरण। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है। पहले जो समाज मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रियों का विचार ऐसा था कि समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है बचपन से प्रारंभ होकर कुछ वर्षों के बाद समाप्त हो जाती है, पहले के समाज मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रियों के अनुसार। लेकिन बाद में ये विचारधारा की मान्यता क्या हो गई, समाप्त हो गई। और आधुनिक काल में विशेषज्ञों की सहमति इस बात पर बनी कि समाजीकरण की प्रक्रिया किसी भी उम्र पर आकर रुकती नहीं है, बल्कि वो आपके पूरे जीवन काल तक चलती रहती है। जब तक प्राणी जीवित रहता है उसके पूरे जीवन काल में समाजीकरण की प्रक्रिया चलती ही रहती है, कभी समाप्त नहीं होती। डी फ्लूअर ने समाजीकरण को परिभाषित किया। उनके अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। समाजीकरण बदलती प्रत्याशाओं एवं मांगों के प्रति समायोजन की एक निरंतर प्रक्रिया है। समाजीकरण की कुछ नई जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इस क्रम में एटिक्सन तथा हिलगार्ड की जो परिभाषा है उनके अनुसार समाजीकरण वातावरण द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर व्यक्तियों के गुणों एवं व्यवहारों को सुसंगठित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, समाजीकरण कहेंगे। सेकर्ड तथा बैकमैन के अनुसार समाजीकरण एक ऐसी अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार उन समूह के सदस्यों की प्रत्याशाओं के अनुकूल परिवर्तित हो जाता है जिसका वह सदस्य होता है। इसी क्रम में किम्बल यंग ने भी अपनी परिभाषा दी और उनके अनुसार समाजीकरण व्यक्ति का सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया से परिचय कराने, उसे समाज तथा उसके विभिन्न समूहों में एक सहभागी सदस्य बनाने तथा उस समाज के मानकों एवं मूल्यों के स्वीकार करने को प्रेरित करने वाली प्रक्रिया है। किम्बल यूंग के अनुसार यह मानना था। इसी क्रम में कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों का यह कहना था कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण व्यवहारों के भंडार को सीखता है, उसको क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। इन सारी परिभाषाओं के जब हम विश्लेषण करते हैं तो समाजीकरण के स्वरूप को हम स्पष्ट रूप से जान पाते हैं। और इन सारी परिभाषाओं के विश्लेषण से हमें समाजीकरण के बारे में कुछ विशेषताएं प्राप्त होती हैं, जो कि हम इनके बारे में अब चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली विशेषता यह है कि समाजीकरण सीखने का एक उपसेट है। क्या है, सीखने का उपसेट। समाजीकरण सीखने का एक उपसेट का अर्थ यह है कि समाजीकरण के लिए सीखने की प्रक्रिया का होना अनिवार्य है और इस पक्ष पर सारी परिभाषाओं में बल डाला गया है। अगर व्यक्ति में
सीखने की प्रक्रिया नहीं होगी तो समाजीकरण भी नहीं होगा। परंतु सभी तरह के सीखने को समाजीकरण नहीं कह सकते। सिर्फ उन्हीं प्रक्रियाओं का सीखना समाजीकरण में सम्मिलित होगा जो सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण हो तथा जिससे अखंड सामाजिक अंतःक्रिया में मदद मिलती हो। सभी तरह के सीखने को नहीं कह सकते हम समाजीकरण, सिर्फ उन्हीं को कह सकते हैं जिससे सामाजिक रूप से क्या वो महत्वपूर्ण हो। इस क्रम में अल्ब्रेक्ट तथा थॉम्स ने कहा है कि सभी प्रकार का सीखना आवश्यक रूप से समाजीकरण नहीं कहलाता। समाजीकरण में उन्हीं चीज़ों का सीखना सम्मिलित होता है जो अखंड सामाजिक अंतःक्रिया के लिए आवश्यक है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि व्यक्ति एक सभ्य समाज में पाले पोसे जाने पर भी चोरी करना सीखता है तो इस तरह का सीखना समाजीकरण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह समाज के नियमों द्वारा अनुमोदित नहीं है। अनुमोदित मतलब ये अलाउ नहीं है, समाज इसको नहीं मानता और इससे सामाजिक अंतःक्रिया की अखंडता पर क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा पॉइंट है कि समाजीकरण चूंकि समाज के मानकों तथा मूल्यों से संबंधित होता है, अतः इस तरह से इस पर समय एवं स्थान का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। समाजीकरण पर समय और स्थान का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि सामाजिक मानकों तथा सामाजिक मूल्य सदा एक समान नहीं होते, समय के साथ वह परिवर्तित होते हैं किसी भी समाज के। तो फलस्वरूप क्या होगा, समय बदलने से व्यक्ति को बदले हुए सामाजिक मानकों एवं मूल्यों के अनुसार सामाजिक व्यवहार करना सीखना पड़ता है। जैसे भारतीय समाज का ही उदाहरण ले लेते हैं। आज से 50-60 वर्ष पहले स्त्रियों को पर्दा प्रथा या घूंघट में रहना सिखलाया गया था, परंतु वर्तमान समय में ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, चूँकि भिन्न भिन्न जगहों में सामाजिक मानक एवं मूल्य अलग अलग होते हैं। अतः समाजीकरण की प्रक्रिया में स्थान में परिवर्तन होने से कुछ भिन्नताएं दिखलाई देती हैं। जैसे ही स्थान और उसके मानक में परिवर्तन होता है, सामाजिक मूल्यों और मानकों में भी परिवर्तन दिखलाई देता है। तीसरा पॉइंट है कि समाजीकरण में सामाजिक आत्मसाकरण तथा सांस्कृतिक संचरण की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। इस पक्ष पर अन्य लोगों की तुलना में किसने सबसे ज़्यादा जोर डाला? किम्बल यंग ने सबसे अधिक बल डाला, क्योंकि समाजीकरण में समाज के सांस्कृतिक मानकों तथा संस्कृति के अन्य तत्वों को आत्मसात किया जाता है। इतना ही नहीं, समाजीकरण द्वारा समाज की नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से उसकी संस्कृति को ग्रहण करती है। कोई भी समाज हो या कोई भी व्यक्ति हो, वह क्या करता है, किसी भी सामाजिक प्रक्रिया को अपने जो पुरानी पीढ़ी के लोग होते हैं उनसे वह सीखता है। तो क्या हुआ, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से वह चीज़ें ग्रहण करती है। इस तरह से समाज में सांस्कृतिक संचरण समाजीकरण द्वारा होता है और इन सब का परिणाम क्या होता है कि व्यक्ति समाजीकरण द्वारा अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक दुनिया से भली भांति क्या होता है, परिचित होता है कि हमारा सामाजिक तथा सांस्कृतिक मानक मूल्य क्या है, उनको वो जानता है। चौथा पॉइंट है कि समाजीकरण में व्यक्ति के अहम या आत्मा का विकास होता है। जब वह समाज के अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया करता है तो इससे उसे दूसरे लोगों के अलावा स्वयं को भी समझने का मौका मिलता है। इसी क्रम में सेकर्ड तथा बैकमैन ने अपनी परिभाषा पे बहुत अधिक बल डाला है, क्योंकि इन लोगों ने समाजीकरण को एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया माना है। तो समाजीकरण के द्वारा हम व्यक्ति के अहम का भी विकास होता है। तो हम निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि समाजीकरण सामाजिक सीखना की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक दुनिया से प्रभावित होकर अपने अहम या आत्मा को उनके मानकों एवं मूल्यों के अनुसार विकसित करता है। तो आज हमने जाना कि समाजीकरण किसे कहते हैं तथा समाजीकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसके अन्य
पहलुओं के बारे में हम अपने अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।